सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिली है लॉरेंस गैंग की तरफ से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आपको बता दें कि कल दोपहर 12:30 बजे और 1:45 पर मैसेज आया। मैसेज किसको आया? मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को। लॉरेंस गैंग के नाम से भारत के नंबर से धमकी वाले मैसेज आए। धमकी देने वाले 5 करोड़ रुपए मांग रहे थे और कुछ देर बाद ट्रैफिक पुलिस को भेजा गया था ये व्हाट्सएप मैसेज, डिलीट कर दिया गया। धमकी में कहा गया अगर जान बचानी है तो 5 करोड़ रुपए दे दो। ये धमकी भरा मैसेज आया है मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को और उसके बाद तुरंत इस मैसेज को भेजने के बाद इसे डिलीट किया गया। और सलमान खान के नाम नई धमकी सामने आई है। क्या इस धमकी में मैसेज क्या है आपको बताते हैं। मैसेज सबसे पहले ये जानिए कि किससे आया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज आया। कहां मैसेज आया? ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर। भेजने वाला कौन रहा? आपको बता दें खुद को लॉरेंस गैंग का करीबी कहा बताया जा रहा है इसकी तरफ से। क्या मांग रखी गई मैसेज में कि 5 करोड़ रुपए दे दो और कहा क्या गया दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो पैसे भेज दे। चेतावनी को हल्के में लेने की कोशिश न करें, बात नहीं मानी तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। इस मैसेज के बारे में कि किस नंबर से ये मैसेज आया था, इस नंबर को कितना ट्रेस कर पाई है पुलिस और पुलिस किस एंगल से अब जांच को आगे बढ़ा रही है, राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, क्या ये पता लग पाया कि मैसेज किस नंबर से आया? क्या इसके लोकेशन को ट्रेस कर पाई है पुलिस अब तक? देखिए, जो मैसेज आया था वो मैसेज इंडिया के ही किसी नंबर का था, ये बात पुलिस ने स्पष्ट की। हालांकि मैसेज किसने भेजा और कहां से भेजा उसको लेकर अभी पुलिस ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही, लेकिन इस थ्रेट के बाद में पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में खुद अपनी तरफ से एक FIR दर्ज की है BNS की धाराओं के तहत और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन चूंकि इंडिया से मैसेज आया, किसी इंटरनेशनल कोई नंबर नहीं था, ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि संभवतः हो सकता है किसी की शरारत भी हो या ये भी एक एंगल हो सकता है कि बिश्नोई गैंग के किसी सदस्य ने जानबूझकर ये थ्रेट दिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखे जिस तरह से सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लगभग 2 से 2.5 महीने पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई और 2 अलग अलग ग्रुप काम कर रहा था बिश्नोई गैंग का। एक नई मुंबई में फार्म हाउस की रेकी कर रहा था, वहां पर 25 लाख की सुपारी लेकर शूट आउट करने की तैयारी में था, दूसरा घर पर फायरिंग करने में कामयाब रहा। वहीं तीसरी तरफ सलमान खान के जो करीबी हैं बाबा सिद्दीकी, उनको गोलियों से भून दिया जाता है। और इस मैसेज में भी उसी तरह का एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते हैं तो बाबा सिद्दीकी की तरह ही हश्र किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि अगर 5 करोड़ दे दिए जाते हैं तो बिश्नोई गैंग से उनकी सुलह करा दी जाएगी। बहरहाल ये बातें अपनी जगह हो सकती है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को बेहद संजीदा और गंभीरता से ले रही है और इसी वजह से पुलिस ने स्वतः इस पूरे मामले में वर्ली पुलिस थाने में FIR दर्ज की है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। BNS की धाराओं के तहत ये FIR दर्ज की गई है। एक और आपको बता दूं कि सलमान खान को थ्रेट मामले में ही नई मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पानीपत के हरियाणा के पानीपत से जिस शख्स सुखा नाम को गिरफ्तार किया था, सुखा नाम के शूटर को, उसको नई मुंबई लेकर आया गया है। पहले विस्तार से बताते, मैं आ रही हूँ आपके पास इसी खबर को लेकर। ये जो पानीपत से अपडेट आ रहा है और एक बड़ी खबर ये कि मुंबई में सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ी है। मुंबई पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और ज्यादा कर दी गई है। जो नई धमकी मिली है इसके बाद से और सुरक्षा बढ़ाई गई है और जवानों की तैनाती की गई है। पनमेल जो फार्म हाउस है सलमान खान का, यहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद पहले से ही अलर्ट मोड पे रही है मुंबई पुलिस और अब एक बार फिर से इस नई धमकी के बाद सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। देखिए, अलर्ट मोड पर इस वक्त मुंबई पुलिस है। सलमान खान को फिर से धमकी मिली है, ये नई धमकी है और मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आया है और घर की सुरक्षा उसके बाद बढ़ाई गई है। अब मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा सचेत है, इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मुंबई पुलिस एक एक चीज को खंगाल रही है जहां से मैसेज आया है और जिसके जरिए आया होगा। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने के बाद TV9 रिपोर्टर गोविंद ठाकुर ने उनके घर के बाहर से एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकी मिली है। मैं इस वक्त फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं धमकी मिलने के बाद जो उनकी सुरक्षा रक्षक है वह अलर्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी सलमान खान को एक्स्ट्रा पुलिस बंदोबस्त दिया गया है, लेकिन उन्हें फिलहाल सतर्क कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनके घर के आसपास के पूरे इलाके की नज़र रखी जा रही है। बता दें कि धमकी देने वाले ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बीच चल रहे विवाद को ख़त्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग किया है। इतना ही नहीं, जो मैसेज मिला है मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज आया है इस तरह का लॉरेंस बिश्नोई के आदमी की तरफ से, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो यह धमकी वाला मैसेज है इसे हल्के में नहीं लिया जाए, नहीं तो जो बाबा सिद्दीकी का हुआ उससे भी बुरा हाल सलमान खान को होगा। बता दें कि सलमान खान की धमकी के बाद, इस नए धमकी मिलने के बाद से उनके घर के बाहर जो पुलिस सुरक्षा ऑलरेडी पहले से तैनात है वो अलर्ट हो गए। अब देख सकते हैं इस वक्त भी उनके घर के आसपास में पुलिस के जवान खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी कर दी गई है ताकि। तो गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट आपने देखी। सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब सलमान खान पर लॉरेंस का एक वायरल बयान है जो लगातार सामने आ रहा है। एक बार फिर से जो वो धमकी है वो वायरल हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की। क्या बयान है जो वायरल हो रहा है कि सलमान को मारना, सलमान खान को मारना एकमात्र लक्ष्य है, आज नहीं तो कल, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये वो धमकी है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। यह कहा गया इस धमकी में कि माफी अगर मांग ली तो जान बच जाएगी सलमान खान की। बिश्नोई समाज के मंदिर में ही माफी मांगी जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से डिमांड की गई है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो धमकी सामने आ रही थी वो हम आपको दिखा रहे थे। और पानीपत से एक और बड़ा मामला ये कि पानीपत से गिरफ्तार शूटर सुक्खा पर बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी ली गई थी सुक्खा की तरफ से। 60 से 70 बदमाश सलमान के पीछे लगे हुए थे। शूटर सुक्खा की आज कोर्ट में पेशी है, पुलिस पेश करेगी इसे। पनवेल फार्म हाउस की रेकी करने का मामला है और 60 से 70 लोगों के ये संपर्क में था, उन बदमाशों के संपर्क में था जो सलमान खान के पीछे लगे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है सुक्खा को लेकर। सुक्खा की गिरफ्तारी बहुत अहम है। अब सलमान खान को मारने का प्लान शूटर सुक्खा का और 25 लाख की सुपारी दी गई थी। देखिए अब इस पूरे मामले पर डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। सलमान के पनवेल फार्म हाउस की रेकी की गई थी। पनवेल पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि शूटर सुक्खा ने सुपारी ली थी। गैंग के पास पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियार और AK-47, AK-92, M16 राइफल तक इस्तेमाल कर सकते थे। तुर्की में जिग्ना राइफल मंगवाने की भी तैयारी थी। 60 से 70 लोग सलमान की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है ये। शूटर सुक्खा ने ही रेकी करने के लिए लड़के रखे हुए थे। अगस्त 2023 में और अप्रैल 2024 के बीच साजिश रची गई, पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई। हत्या के लिए 18 साल से नीचे के लड़के हायर किए गए थे। गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर का इंतजार था कि ऑर्डर मिले तो शूट आउट करें। शूटर पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हुए थे। तो ये बहुत बड़े खुलासे हैं जो सुक्खा से हुए हैं। सुक्खा राजीव गिरफ्त में है और उसकी पेशी भी होनी है, लेकिन ये ऐसे खुलासे हैं जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अगर ये सुक्खा 60 से 70 बदमाशों के संपर्क में था जो सलमान खान के पीछे थे, तो उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा। देखिए इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया था जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई। उसके बाद मुंबई पुलिस ने बांद्रा में एक FIR दर्ज की और कुछ लोगों की धरपकड़ शुरू की, जिसमें अनुज थापन और उसके बाकी साथी जिन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया था वो गिरफ्तार किए गए। इसी बीच नई मुंबई पुलिस को भी
एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि नई मुंबई में सलमान खान के फार्म हाउस के बाहर भी कुछ अज्ञात लोग लगातार आ जा रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। उसके बाद में उनकी शिनाख्त की गई, लेकिन उस वक्त पुलिस ने इनको सीधे तौर पर गिरफ्तार करने के बजाय उस चीज को समझने के लिए अपने ही एक शख्स को, जो सामान्यतः मुंबई पुलिस का या किसी भी पुलिस का एक तरीका होता है, अपने एक शख्स को उनकी गिरोह में दोस्ती बढ़वाई, जान पहचान कराई और उसके बाद में कहां पर लोग उठते बैठते थे, क्या बात करते थे, सारी चीज की तह तक खंगाला। नई मुंबई पुलिस के पास में वो वीडियो भी था, क्योंकि वो शख्स जिसको उस गिरोह में शामिल किया गया था, उस शख्स ने भी वीडियो कॉल पर कुछ लोगों से बात करते हुए देखा। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें जो पाकिस्तान से कुछ लोग उनसे बात करते हुए दिख रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान बॉर्डर से AK-47 या फिर टर्की स्मिथ जिगाना जैसे जो पिस्टल है वो जरूरत पड़ेगी तो भेज दी जाएगी, हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद पुलिस को स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पुख्ता हो गई कि निश्चित तौर पर बेहद गंभीर मामला है। और उसके बाद में अब उस शख्स को जिसको गैंग में शामिल किया गया था, जो कि नई मुंबई पुलिस से संबंधित था, उसकी जानकारी के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 लोग अभी भी जेल में बंद है। लेकिन इनसे पूछताछ में ही सुक्खा के बारे में जानकारी मिली कि इन लोगों को तो सुक्खा ने नियुक्त किया था, शूटआउट को नहीं अंजाम देना था और सुक्खा ने अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार के कहने पर यह काम हाथ में लिया था और उसके लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों को हायर किया गया था, ताकि अगर कभी गिरफ्तार हो, कोर्ट में भी जाए तो उस तरह का मजबूत मामला न बने। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सलमान खान हमेशा से बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे और ये जो मामला था वो नई मुंबई पुलिस के जुरिडिक्शन से जुड़ा हुआ था, जिसमें पनवेल पुलिस में FIR दर्ज हुई थी और पनवेल पुलिस तब से सुक्खा को ट्रेस कर रही थी। पनवेल में राजीव बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं इस वक्त कि सुक्खा के जरिए क्या राज से पर्दाफाश हुआ है, जो कि पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। अब सुक्खा के जरिए और कौन कौन से किरदार हैं जो इस केस में निकलकर सामने आते हैं, अब ये देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। एक और बड़ा मामला है, ईडी की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से पूछताछ हुई है और गुवाहाटी के ईडी दफ्तर में तमन्ना से पूछताछ की गई है। ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से HPZ ऐप घोटाले में गुवाहाटी में पूछताछ हुई है। आरोपी के तौर पर तमन्ना से पूछताछ नहीं की जा रही, जबकि महादेव बैटिंग ऐप में जो IPL देखने के लिए तमन्ना ने प्रमोशन किया था, उसके तौर पर पूछताछ की जा रही है। तो तमन्ना भाटिया से जो इंक्वायरी हो रही है उसको लेकर और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। पूछताछ क्यों हो रही है आपको बता रहे हैं। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है। आरोपी के तौर पर नहीं, बल्कि ऐप को प्रमोट करने को लेकर पूछताछ की जा रही है ईडी की तरफ से। तमन्ना ने HPZ ऐप में IPL देखने के लिए इसे प्रमोट किया था। और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या क्या सवाल ऐसे हैं जो ईडी ने तमन्ना से पूछे हैं अब तक की जानकारी के मुताबिक? जी बिल्कुल, देखिए कल तमन्ना भाटिया जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको HPZ ऐप के घोटाले के मामले में गुवाहाटी ईडी ब्रांच जो है वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तकरीबन घंटों तक तमन्ना भाटिया से सवाल जवाब किए गए इस ऐप को लेकर। दरअसल तमन्ना इस केस के अंदर सीधे आरोपी नहीं है, उनके ऊपर आरोप है इस ऐप को प्रमोट करने का। ये जो ऐप थी, इसका मकसद था कि इन्वेस्टर्स को लालच देकर उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कराना और उसके बाद पूरे पैसे को आरोपियों ने बिटकॉइंस में कन्वर्ट करवाया और महादेव बैटिंग ऐप जैसी अन्य जो एप्स हैं, गेमिंग एप्स, उनमें इन्वेस्ट किया था। ये जो HPZ ऐप है, ये इन्वेस्टर को 57,000 रुपए लगाने पर 4,000 रुपए प्रतिदिन देने का लालच देती थी। सैकड़ों जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने लालच में आकर पैसा इन्वेस्ट किया इस ऐप के अंदर और बाद में पता लगा कि जिन अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया गया उन अकाउंट को आरोपियों ने क्लोज किया और पूरा पैसा जो था वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अदर जो गेमिंग एप्स थी उनमें इन्वेस्ट किया था। तो फिलहाल तमन्ना भाटिया को इसी घोटाले के अंदर पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे कई सवाल जवाब किए गए। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बार फिर दोबारा जो जांच एजेंसी है वो तमन्ना भाटिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तमन्ना भाटिया से लेना बेहद जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। जैसा कि तमन्ना भाटिया से सवाल जवाब किए गए कि उनके प्रमोशन को लेकर, जो HPZ ऐप है उसके प्रमोशन को लेकर ये बहुत अहम है। आगे देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं अब खबर दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी बैठक और दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कई जगह खतरनाक स्तर पर इस वक्त प्रदूषण है और पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। 13 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर इसे चिन्हित किया गया। यहां पर विशेष अभियान चलाया जाएगा सरकार की ओर से। इन इलाकों में कैसे प्रदूषण से निपटा जाएगा, इसको लेकर एक्शन प्लान के लिए दिल्ली सरकार बैठक करने वाली है।
और सर्दियों ने दस्तक दे ही दी है। देश की राजधानी दिल्ली पर जहरीली हवा का खतरा भी बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कुछ इलाकों में AQI 300 से ऊपर पहुंच चुका है और इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने एक्शन प्लान पर अमल के लिए आज बड़ी बैठक बुलाई। अब क्या एक्शन प्लान निकलकर सामने आता है दिल्ली सरकार का, ये देखना होगा, क्योंकि प्रदूषण का लेवल काफी हाई बढ़ चुका है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी गर्मा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। स्मॉग टावर 23 करोड़ रुपए का बना था, आज इसके ऊपर ताला लगा हुआ है और सरकार के कामकाज पर भी ताला लगा हुआ है। ये 50 मीटर भी हवा साफ नहीं कर पाता। DPCC ने इसको बेकार बोला है, फिर भी स्मॉग टावर खड़े कर दिए गए और बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, पर कोई कार्रवाई प्रदूषण मुक्त करने की दिल्ली को नहीं किया गया। और इसीलिए हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ, गोपाल राय जी अगर कह रहे हैं, वो स्टडी बता दे कि ये काम करता है, और गोपाल राय जी सिर्फ इतना बता दे कि इतने महीनों से बंद था ना। ये तो धरना वाली पार्टी है, कब दिया यहाँ पर आकर धरना दे देते ना, किसी और की वजह से बंद हुआ था तो। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमंत कुमार ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, फिर सुमंत आपके पास आऊंगी। इस वक्त जो हालात हैं, दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है और आपात बैठक बुलाई गई। बैठक के बारे में क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही जो दिल्ली सचिवालय है उसमें बैठक होगी और 33 विभाग हैं दिल्ली सरकार के जो मिलकर पॉल्यूशन को कर्ब करने में काम करते हैं, क्योंकि ये पाया गया कि 13 हॉटस्पॉट हैं दिल्ली के जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो बढ़ा हुआ है। AQI वहां पर बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो ऐसे में कैसे इसको काबू पाया जाए। और देखिए आपको बता दूं, 25 सितंबर को दिल्ली सरकार ने 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो भी जारी किया था। दूसरा, डस्ट पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान चला रखा है, लेकिन क्या इससे कुछ असर हो रहा है? बिल्कुल अभी तक बिल्कुल उसका ज़्यादा इतना असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रदूषण हवा में है। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ कि सांस लेने में कितनी दिक्कत हो सकती है, हो भी रही है, और दूसरा आंखों में जलन महसूस होती है। अब ये प्रदूषण कैसे कम हो, इसको कर लेकर के एक तरफ कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ राजनीति भी तेज है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक तरफ वो पंजाब में मैं तो उनकी भले ही सरकार है, वहाँ पर प्रदूषण के मामले, जो पराली के मामले कम हुए हैं, लेकिन एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं, उनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो वहीं पर बीजेपी भी घेर रही कि इतने साल आपको दिल्ली में हो चुके हैं, आप उसमें प्रदूषण कम क्यों नहीं करते। यही हाल यमुना का भी है, वहां पर आपने देखा छठ का पर्व आने वाला है, वहां पर स्मॉग। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, छठ का पर्व आने वाला है, दिवाली से पहले ही ये हालात हैं। दिवाली है, छठ का त्योहार है, लेकिन बहुत हाल बुरा है और हवा बहुत जहरीली होती जा रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जितेंद्र, आऊंगे आपके पास। सुमंत जो हैं यमुना किनारे, कालिंदी कुंज में यमुना किनारे से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमंत, अभी आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली सरकार एक्शन प्लान पर काम कर रही है कि कैसे निपटा जाएगा, दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि अब त्योहार भी नजदीक है, दिवाली है, छठ पर्व है, कैसे निपटा जाएगा इस समस्या से? देखिए निधि, एक और जहां दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब होता जा रहा है, वहीं वाटर पोल्यूशन के क्या हालात हैं। इस वक्त मैं यमुना नदी में मौजूद हूं और ये कालिंदी कुंज घाट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे यमुना नदी में अगर आप देखें तो टॉक्सिक फोम की पूरी परत जम गई है और पिछले कई दिनों से ये हालात है। जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे यमुना नदी के जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अब से कुछ ही दिनों बाद छठ का त्योहार है, कुछ दिनों बाद इस पे सियासत और तेज होगी, लोग आएंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन कमोबेश पिछले एक दशक में अगर आप देखें, यमुना की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल नहीं बदली है। यानी हर वर्ष कमोबेश इस तरह की तस्वीरें दिखती है और इतना ज्यादा ये टॉक्सिक फोम, एक्सपर्ट्स की माने तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से
ये टॉक्सिक फोम जो है वो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं। और जब छठ पर्व का त्योहार आता है, सियासत होती है, उसके बाद फिर यमुना की सुध कोई नहीं लेता। यमुना एक्शन प्लान बने, नमामि गंगे योजना के तहत भी यमुना की सफाई के लिए फंड दिया गया। दिल्ली सरकार हर साल यमुना की सफाई को लेके अपना, चाहे एनजीटी में हो या कोर्ट में, अपनी जो नीति है वो सामने रखती है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल उलट है। आप तस्वीरें देखिए कि यमुना नदी के बीच में मैं कुछ देर से मौजूद, यहाँ इतना ज्यादा प्रदूषित है ये पानी, ना आप पी सकते हैं किसी भी तरह के, ना नहा सकते हैं। अगर आप इस पानी को, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको क्रोज दिखाएं, छोटे छोटे कीड़े आप साफ तौर से देख सकते हैं, इतना ज्यादा प्रदूषित पानी है। यानी सच्चाई यह है कि तमाम योजनाओं के बावजूद, करोड़ों रुपए यमुना की सफाई पे खर्च करने के बावजूद यमुना की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। और हालात आप अंदाजा लगाएं कि महज 22 किलोमीटर खराब हालात हैं। जहां सुमन बैठे हुए हैं वहां पर आप देख रहे हैं उस पानी के ऊपर एक जहर की परत चढ़ गई है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि पानी भी इस हद तक प्रदूषित हो चुका है, जैसा कि सुमन तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत, आपका भी ताजा हालात बताने के लिए, साथ में जितेंद्र आपका भी। तो ये तो बात हुई दिल्ली के जहर की, लेकिन बात करें बिहार के जहर की तो इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। जी हां, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है और सियासत भी हो रही है। पहले अपडेट आपको दे देते हैं। जहरीली शराब के चलते 35 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। छपरा और सीवान के कई गांव में मातम पसरा हुआ है। 5 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि ये क्यों हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छपरा और सीवान के कई गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इस मामले में बिहार सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया कि 5 पुलिस अधिकारी जो उस इलाके के आते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जहरीली शराब की वजह से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, कहां से आई जहरीली शराब, और मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ चुका है। 35 लोगों की जान चली गई। सारण और सीवान में मातम पसरा हुआ है परिवारों में। और अब आपको बताते हैं जहरीली शराब से गांव-गांव में कैसे मातम पसरा हुआ है। सारण और सीवान, मकेट, 16 से आपको बता दें ज्यादा यहां पर ऐसे गांव हैं जहरीली शराब की चपेट में आ चुके हैं। मौत का जो पहला मामला सामने आया वो 14 अक्टूबर को सामने आया था। भगवानपुर बाजार में पाउच वाली शराब बेची जा रही थी, जिसे पीने की वजह से सीवान में 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सीवान में जहरीली शराब से अब तक 28 और सारण में 7 मौतें हुई हैं। वहीं एक्शन की बात करें तो 12 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 5 पुलिस अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में कैसे बिक रही थी शराब, और इस लेवल पर पाउच में बेची जा रही थी कि लोग खरीद रहे थे और मौतें भी हो रही हैं। अब आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ये समझ सकें कि जहरीली शराब ने लोगों की जिंदगियों पर कैसा कहर बरपाया है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट। ग्राउंड पर जब आएंगे तो कई ऐसे घर हैं जहां पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। प्रशासन के दबाव में, चौकीदार के दबाव में, स्थानीय थाने के दबाव में आनन फानन में शव को जला दिया गया है। और ये स्थिति यहाँ इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां लगभग हर घर में, ये 10 घर का टोला है। और यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है इस घर में? इस घर में तो 1 है, लेकिन सब मिला के 6 है। 6 लोगों की मौत हुई है यहाँ गांव में। इसी गांव में 6 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे टोले में आप घूमिए, जहां भी आप घूमिए, बस आपको चारों तरफ चित्कार ही सुनाई देगा। हर दूसरे घर में दरवाजे पर वो कर्मकांड हो रहा है। पीछे आप देखिए, वहाँ पर महिलाएं वहाँ पर चित्कार कर रही हैं। सामने भी अगर आप देखिए तो कई घरों में 7 लोगों की मौत इस एक टोले में। ये जो खैरवा गांव है, यहाँ पर एक टोले में 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ सामने देखिए, यहाँ पर सामने देखिए, इस घर में भी यहाँ पर मौत हुई है। और वहाँ पर भी पूछने वाले लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जो सियासत है वो भी जाहिर सी बात है, विपक्ष यहाँ पर पहुँच रहा है। विपक्ष के लोग कुछ सहानुभूति भी जता रहे हैं। राजनीतिक, जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो एक तरह से राजनीतिक पर्यटन भी शुरू होता है। राजनीतिक पर्यटन भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठ रही है, अगर हर महीने जहरीली शराब पीने से बिहार में यही कहर बरपेगा तो जाहिर सी बात है हुक्मरानों को ये सोचना होगा, ये फैसला लेना होगा कि शराबबंदी की समीक्षा करनी होगी या फिर शराबबंदी को बिहार में लागू करने के तरीकों की समीक्षा करनी होगी। और जहरीली शराब से मौत को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का,
वो अब गिरोह के रूप में काम कर रहा है और पूरी तरीके से जो है इनके जितने माफिया लोग हैं अब ये लोग कंट्रोल करने लगे हैं बिहार सरकार को, बिहार के पुलिस को, बिहार के एक्सरसाइज को। कोई भी एक अधिकारी का बता दो जिस पे कार्रवाई की गई हो, कोई एक बड़ा अधिकारी जिस पे कार्रवाई की गई हो, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर शराबबंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? होम डिलीवरी हो रहा है, कोई ऐसा गांव नहीं जहां बिहार में शराब उपलब्ध ना हो। नीतीश कुमार जी के हाथ में अब बिहार सुरक्षित नहीं रह गया, अब इनसे बिहार चल नहीं रहा। माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद 7-8 दिन पहले बोला है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, यानी कि 10% शराब लोग पी रहे हैं, मतलब शराब आ रहा है उनके वर्षन से ही आता है और उस शराब के आड़ में जहरीली शराब भी आ रहा है शराब माफियाओं के द्वारा और बन भी रहा है। ये जो मौतें हो रही हैं, कौन गुनहगार है? सरकार के जो पदाधिकारी हैं जिनके मिली भगत से शराब आता है और शराब जहरीली शराब से लोग पी के मौतें होती है, वो पदाधिकारी दोषी है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं जहरीली शराब से मौत पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जहरीली शराब पर आरजेडी को घेरा है, उनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए। क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज़ उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। और रूपेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रूपेश, एक तरफ तो मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है इस मामले में, दूसरी तरफ सियासत इतनी ज्यादा है कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर शराब मिलना बंद नहीं हुई है। हर जगह शराब मिल रही है, वो भी जहरीली शराब भी मिल रही है। देखिए, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन शासन और प्रशासन का काम अपनी जगह पर है। सियासत करने वाले सियासत करेंगे और जब वो विपक्ष में रहते हैं उनकी भाषा कुछ और होती है, जब वो सत्ता में आ जाते हैं उनकी भाषा कुछ और हो जाती है। विजय सिन्हा की भाषा आज कुछ और है, तेजस्वी यादव की भाषा आज कुछ और है, लेकिन जब विजय सिन्हा विपक्ष में रहेंगे भाषा बदल जाएगी, तेजस्वी यादव सत्ता में रहेंगे तो उनकी बोली कुछ और होगी। वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि 1-2 नहीं बल्कि 8 साल हो गए। शुरुआती में जब लागू हुआ शराबबंदी बिहार में, उस वक्त कहा गया कि अभी नया नया है, कई बार कानून में तब्दीलियां भी लाई गई कि ऐसे नहीं हो रहा है। लेकिन अब 8 साल गुजर गए हैं, 8 साल में बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और ये बात बहुत सही है कि बिहार के गांव-गांव में शराब मिल रही है और शराब कहीं अब बहुत मुश्किल चीज़ मंगाना नहीं रह गया है। एक कॉल पे शराब अवेलेबल है और कई जगह तो सार्वजनिक तौर पर, मैं सारण और सिवान के गांव में जब था तो जहां पर सबसे ज़्यादा मौत हुई है, लोगों का कहना है कि यहाँ पोखर पे, बाजार में, हाट पे, भगवानपुर हाट में मेले के दौरान बोरे में रख करके और पाउच बेचा जा रहा था। बाजाब्ता स्कीम चलाया गया कि 100 रुपये में 4 पाउच यहाँ पे मिलेगा और उसी स्कीम के तहत लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब खरीद ली और उसका सेवन किया, लोग मर गए। तो शराब की उपलब्धता है, अब ये सरकार को भी संस्थागत रूप से ये स्वीकार करना होगा, लेकिन उसके साथ ही शराबबंदी कानून और उसकी मंशा पर किसी को शंका नहीं है। नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू किया उसके फायदे भी सामने आए, लेकिन अब चूंकि शराबबंदी सिर्फ इतनी है कि दुकानें नहीं है शराब की, लेकिन शराब मौजूद है। लिहाजा कौन सुनिश्चित करेगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि शराबबंदी के बावजूद शराब नहीं मिलनी चाहिए और अवैध तौर पर इस तरह बिक्री हो रही है, जैसे कि रूपेश बता रहे हैं। जब इन्होंने सीवान के गांव में इस तरह से मातम पसरा देखा तब ये बात खुलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश ताज़ा स्थिति बताने के लिए। लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है बिहार में। आज से अब आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने जा रही है बिहार में और भागलपुर से ये शुरू होगी।
जो भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में इस यात्रा का समाप्ति होगी। हिंदुओं को एक करना मेरा लक्ष्य है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। तेजस्वी यादव का हमला भी सामने आ गया है उनकी यात्रा को लेकर। कहा है तेजस्वी यादव ने कि बिहार बुद्ध की धरती है, दंगा करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। और गिरिराज सिंह की यात्रा पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। आज मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। और आपको बताते हैं कि सियासी हंगामा क्यों मचा हुआ है। सीमांचल के इलाकों से यात्रा ये गुजरेगी। गिरिराज सिंह की यात्रा में के रूट में मुस्लिम बहुल 5 जिले भी आ रहे हैं। कुल 30 विधानसभाएं कुल 30 विधानसभा सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा इस यात्रा का। असदुद्दीन ओवैसी लालू फैक्टर के खिलाफ एक बड़ी तैयारी है गिरिराज सिंह की। हिंदू वोटरों को साथ लाने की रणनीति उनके जरिए बनाई जा रही है इस यात्रा के माध्यम से। और गिरिराज की यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बयान भी सामने आया है। यात्रा से बीजेपी का लेना देना नहीं है, ये अजय आलोक कह रहे हैं। गिरिराज अपनी धार्मिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गिरिराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी अपने धर्म के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी है जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, पार्टी से कोई इसको मतलब नहीं है। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर मतभेद बना हुआ है। आज राहुल गांधी से बात करेंगे संजय राउत ने केसी वेणुगोपाल से भी बात की है। महाराष्ट्र के नेता फैसला नहीं ले पा रहे हैं, संजय राउत की तरफ से कहा गया। कुछ सीटों पर तीनों पार्टियों का दावा है। अब ये जो पेच फंसा हुआ है कि कुछ सीटों पर तीनों पार्टियां दावा कर रही है महाविकास अघाड़ी की, तो ऐसे में ये पेच कैसे सुलझाया जाएगा। और संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। और उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम धामी को सौंपी गई है ड्राफ्ट रिपोर्ट यूसीसी से संबंधित, और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू होगा, ये धामी सरकार का कहना है। बचा है जब हम इसको धरातल पर उतारेंगे और देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया है। अभी हम लोग मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं। आज चूंकि इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में उसको लागू करने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया कि हम न्याय का, विधि का, इनका सबका परीक्षण करेंगे। मंत्रिमंडल
और आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप भी सामने आया है। 20,990 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में घोटाला हुआ है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। पवन खेरा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पुणे का प्रोजेक्ट है, पुणे रिंग रोड, E3, E1, W1, W2, W3 सारे तो आपके सामने हैं। केवल पुणे के? हाँ, ये उन्हीं में आया है। ये जो खास तौर पे ये कांड जो हुआ है, ये जो डकैती हुई है, ये वहीं हुई है। 20,990 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स, 8 प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको अपनी प्रेस रिलीज में, और प्रेस रिलीज 3 भाषाओं में है। 20,990 करोड़ होना कितना चाहिए था? 10,087 करोड़। 900 दिन, 900 डेज। पवन सर, अभी कहाँ, इसके अलावा क्या सवाल है? यही सवाल है। नहीं पवन सर, आप सवाल ये कि आप कह रहे हैं ये आउटगोइंग सरकार है, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में आप लोग सरकार बना रहे हैं? और जब आपकी सरकार बन जाएगी तो किस तरीके से जांच की जाएगी और क्या जांच का दायरा रहेगा? जांच की जाएगी। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स इस आउटगोइंग सरकार ने इस तरह से दिए हैं, जहां टैक्स पेयर का पैसे को लूटा जा रहा हो, सरेआम लूटा जा रहा हो, उसकी ना केवल जांच होगी, वो दोषी कोई भी हो, वो दिल्ली में बैठे हों या मंत्रालय मुंबई में बैठे हों, कोई भी दोषी हो, ज्यादा करके वो दिल्ली में ही बैठे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।